ये बात है सन 1839 की। पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना करने वाले और हमेशा अजय रहने वाले शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की सिर्फ 54 साल की उम्र में बीमारी के कारण 27 जून 1839 में मौत हो गई और पीछे रह गया एक विशाल सिख साम्राज्य जो कि अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर और तिब्बत तक फैला हुआ था। लेकिन तब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उनके वफादार भी केवल उनके मरने का ही इंतजार कर रहे थे। महाराजा के निधन के बाद कब से सिख साम्राज्य पर अपनी गिद्ध की नजरें टिकाकर बैठे अंग्रेजों को मौका मिला पंजाब को अपने अधीन करने का, और महारानी जिंद कौर की लाख कोशिशों के बाद भी वो सिख साम्राज्य का पतन नहीं रोक सकी। तब पहली बार सिख और ब्रिटिश हुकूमत आमने सामने आए थे, जिसे हम सभी प्रथम सिख एंग्लो युद्ध कहते हैं, जो साल 1845 में हुआ था। लेकिन इस युद्ध ने सिख रियासत की कमर तोड़ दी थी। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे 1845 की, जब सिख और अंग्रेज आमने सामने आए तो क्या हुआ और कैसे सिखों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। 1801 में जब महाराजा रणजीत सिंह को महाराजा की उपाधि मिली थी, उससे पहले ही उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में युद्ध का लड़ना और विजय प्राप्त करना आसान नहीं था, लेकिन ये कारनामा शेर पंजाब ने कर दिखाया था। सिख साम्राज्य की स्थापना से पहले ही 1799 में उन्होंने लाहौर पर जीत हासिल कर ली थी। इतना ही नहीं, अंग्रेजी हुकूमत का सामना करने के लिए महाराजा ने अपनी सेना को न केवल आधुनिक युद्ध कला सिखाई, बल्कि विशेष रूप से फ्रांसीसी और इतावली जनरलों को नियुक्त करके उनकी खालसा सेना को प्रशिक्षण दिलाते थे, जिसके कारण खालसा सेना भारतीय युद्ध कौशल के साथ साथ यूरोपियन युद्ध कौशल में पारंगत हो गई थी, जिसके कारण अंग्रेजी हुकूमत को पता था कि अगर उन्होंने खालसा सेना से पंगा लेने की कोशिश की तो उन्हें ही मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए वो महाराजा के खिलाफ भले ही बैर रखें, लेकिन उनके खिलाफ नहीं गए। मगर उनके निधन के बाद कहानी बदल गई। महाराजा रणजीत सिंह के पहले उत्तराधिकारी और बड़े बेटे खड़क सिंह को साजिश के तहत अयोग्य करार दे दिया गया और राजा नहीं बनने दिया और उनकी कर दी गई। फिर उनके बेटे नौनियाल सिंह की एक हादसे में मौत हो गई। अब ये हादसा था, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जब अगले उत्तराधिकारी शेर सिंह के गद्दी पर बैठने का समय आया तो भेदियों ने उनकी भी कर दी। ऐसे में महाराजा की तीसरी पत्नी के इकलौते 5 साल के बेटे दलीप सिंह को 1843 में गद्दी पर बिठाया गया था। वहीं जिंद कौर खुद एक बेहतरीन शासिका थी, इसलिए वो रिजेंट के तौर पर दलीप सिंह का मार्गदर्शन करने लगी। लेकिन एक छोटे से राजकुमार का राजा बनना उस दौरान कुछ दरबारियों को नहीं भाया, जिसमें सिख सिंधावालिया और हिंदू डोगरा शामिल हैं। दरअसल महाराजा के उत्तराधिकारियों के जाने के बाद शेर सिंह को जनवरी 1841 में सिख साम्राज्य का महाराजा बनाया गया और ध्यान सिंह डोगरा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। लेकिन सेना के तेजी से हुए विस्तार के कारण सेना की मांगों को शेर सिंह पूरा नहीं कर सके। दरअसल जमींदारों और उनके आश्रितों ने भी हथियार उठा लिए थे, जिसे ब्रिटिश पर्यवेक्षकों ने खतरनाक सैन्य लोकतंत्र कहकर निंदा कर दी थी। वहीं सेना में बढ़ता अविश्वास के कारण सितंबर 1843 में सेना अधिकारी अजीत सिंह सिंधानवालिया ने शेर सिंह की हत्या कर दी। लेकिन इससे डोगरा समुदाय ने फिर से महारानी जिंद कौर की मदद की और दलीप सिंह राजा घोषित कर दिया गया। लेकिन उनके लिए सबसे बड़े खतरे पशौरा सिंह की साजिश रचने के जुर्म में दलीप सिंह के मामा और तत्कालीन वजीर सिंह की कर दी गई, जबकि उस वक्त तक सेना पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी थी। लेकिन अंग्रेज भी शांति से नहीं बैठे थे। उन्होंने पंजाब के आसपास विस्तार बढ़ाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिरोजपुर में एक सैन्य छावनी स्थापित की, जो सतलुज नदी से कुछ ही मील दूर थी और दोनों साम्राज्य की सीमा थी। अंग्रेजों को शांत करने के लिए पहले ही 1843 में पंजाब के दक्षिण में स्थित सिंध को उन्हें दे दिया गया था। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत यही नहीं रुकी। उसने पुल बनाने वाली रेलगाड़ियां वहां तैनात की, घेराबंदी तोपखाने तैयार किए, जिससे खालसा सेना में तनाव बढ़ गया था। महाराजा की मृत्यु के बाद जो सेना बढ़ी वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं थी, जिसका खामियाजा आगे जाकर भुगतना पड़ा। 1845 में खालसा सेना में लगभग
1,53,000 नियमित और अनियमित सैनिक थे, लेकिन उनका नेतृत्व करने वाले लाल सिंह और तेज सिंह ने यहाँ अंग्रेजी हुकूमत के साथ हाथ मिला लिया और सिख सैनिकों के साथ छल कर दिया। इन दोनों ने खालसा सेना की हर गतिविधि को ब्रिटिश हुकूमत को दिया, जिससे सेना की हर प्लानिंग का अंग्रेजों को पहले से ही पता होता था। वह ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख दरबार के बीच पहले हुए संधि अपने आरोपों और असंवैधानिक मांगों के कारण टूट गई, जिससे नाराज खालसा सेना ने गुरदासपुर की तरफ कूच कर दिया था। 11 दिसंबर 1845 को पहली बार संघर्ष हुआ, जब सिख सेना सतलुज नदी को पार करके मोरन गांव तक ही जा रही थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत उस पर अपना हक मानती थी और उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। वडनी में राजा अजीत सिंह प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, लेकिन वो हार गए। 30 दिसंबर को वडनी के सिख रक्षकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर बारी आई फिलौर की, जहां लोधी किले की बनावट के कारण अजीत सिंह को अंग्रेजी हुकूमत को हराने में मदद मिली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुदरी के युद्ध में जब लाल सिंह और तेज सिंह ने फिरोजपुर में ब्रिटिश चौकी पर हमला करने की कोशिश की, तो 18 दिसंबर 1845 की रात को ही अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया। ये वाकई में हार थी या नहीं, वो तो उनकी गद्दारी से साफ हो जाता है। 21 दिसंबर को फिरोजपुर में लाल सिंह की चाल के कारण सिख सेना जीतते जीतते रह गई, क्योंकि लाल सिंह ने सिख सेना के कुलीन सैनिक, अनियमित घुड़सवार सेना गफ की पैदल सेना और घुड़सवार सेना को मदद के लिए आगे ही नहीं बढ़ने दिया था, जिससे अंग्रेजों को यहाँ जीत मिली। इसके बाद बदोवाल का युद्ध 21 जनवरी 1846 को लड़ा गया। इसके बाद वो आगे बढ़ी और अलीवाल की लड़ाई 28 जनवरी 1846 को हुई और रंजूर की इसमें हार हुई। इसके बाद 10 फरवरी 1846 को सोबराउन की लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन तब तक लगातार हार से और सिख कमांडर की उदासीनता से सिख सेना में अविश्वास और ज्यादा भर गया। यहाँ सिख सैनिकों का भारी नुकसान हुआ। सिखों के 8,000 से 10,000 सैनिक मारे गए थे और 67 तोपें भी जब्त कर ली गई थी। इसके बाद 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि की गई, जिसके तहत लाहौर दरबार को 15 मिलियन रुपए हर्जाना भरने को कहा गया, लेकिन अस्थिर हो चुके लाहौर दरबार ने इसमें समर्थता दिखाई, तो बदले में कश्मीर, हजारा और ब्यास और संधि नदियों के पास के सभी किले, क्षेत्र, अधिकार अंग्रेजी हुकूमत को दे दिए गए। बात साफ है, अगर सिख जनरलों ने विश्वासघात ना किया होता तो सिख साम्राज्य का कभी पतन नहीं होता। सिखों से जुड़ी ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।